सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। अभी मैं क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ कार के अंदर बैठ के ही रिकॉर्ड हो रही है क्लास। और देखो टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। संडे का देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है होता है। पीछे कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो तो आप बता देना, मतलब ज़्यादा कुछ तो नहीं हो सकता है, बट हाँ जो है आप ज़रूर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देना अगर कोई दिक्कत हो तो फर्स्ट टॉपिक इज़ दैट इज़ अबाउट द कार्डियो पल्मोनरी रिसेशन resuscitation recitation. Second is about the weather forecast. Then Dyke and Grindavik Island. Then we have Balquis chromium mine in Albania. Then human papillomavirus and vaccine. Sturtian glaciation and Rodinia. देन वी हैव वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। सो बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे जो टॉपिक्स हैं वो आपके आए हैं, तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। देन वी हैव दिस, ये टॉपिक मैंने कल ऐसे का निबंध का सैटरडे को मैं आपको देता हूँ। कोई क्वेरी तो आप मुझे इस नंबर पे जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स अगर आपने अभी नहीं किया तो ये ज्वाइन कर लेना है, तभी ज्वाइन करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये कोर्स आपका चलता रहेगा और क्लासेस जो भी होती रहेंगी आप लोग अपना अटेंड करते रहना। अभी 30% ऑफ एक्टिव है। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये कोर्स में हम सारे जितनी भी चीज़ें हैं उसको कवर करेंगे जो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर्स कवर करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट और अल्टीमेट कोर्स है, इसको ज्वाइन ही करना है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को करना है जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अभी CSAT का क्लासेस चल रही हैं, उसके बाद करंट अफेयर्स ये है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपका एक्टिव है, उसके अलावा टेस्ट सीरीज़ है। तो आज टेस्ट भी है आपका, 17th टेस्ट भी आपका शेड्यूल्ड है। तो ये सब टेस्ट भी आपको वही सौरभ पांडे UPSC, सौरभ पांडे CSE ऐप और सौरभ पांडे UPSC.com पे आपको अवेलेबल होगा। देखते हैं, पहला टॉपिक है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ CPR। अब देखो ये चलो एक स्टडी है, बट अभी CPR के बारे में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, कार्डियो पल्मोनरी रिसंसाइटेशन बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें ये एक थेरेपी टाइप दी जाती है जिसमें लोगों की जान बच सकती है। तो टेक्निकली ये शब्द CPR यूज़ किया जाता है, सभी लोगों को पता होगा, लेकिन एटलीस्ट वी नीड टू नो, ये है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग CPR विथ हार्ड एंड फास्ट चेस्ट कंप्रेशंस, ये आपका कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांजिशनिंग टू द हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आई थिंक मेंस में भी अभी हाल फिलहाल प्रश्न आया हुआ है। अब इसमें कुछ चैलेंजेस हैं वेदर फॉरकास्टिंग केस में। जैसे अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि जो वेदर फॉरकास्टिंग है वो किस प्रकार की, लाइक ट्रांजिशनिंग टू हाइपर लोकल एक्सट्रीम वेदर फॉरकास्टिंग। तो वेदर फॉरकास्टिंग कितनी एक्यूरेट होती है, खासतौर से ड्रॉट को लेके या फ्लड को लेके कैसे, तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब कहा ही गया है, ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इंडिया के अंदर जो वेदर फॉरकास्ट है वो क्यों ज़्यादातर गलत हो रहे हैं। सो वाई द वेदर फॉरकास्ट स्टिल गो रॉन्ग। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इंप्रूवमेंट हुआ है, तो इससे कुछ चीज़ें थोड़ा ठीक ठाक हुई हैं। IMD की बात करें तो अभी ऑटोमेटिक जो वेदर स्टेशंस हैं या रेन गॉज है या डॉपलर वेदर रडार्स हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे आप मेंशन करना चाहते हो वेदर फॉरकास्टिंग पे कोई प्रश्न आता है, कुछ आता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा मेंशन, ये टेक्निकल शब्दों का भी आप यूज़ कर सकते हो जब वेदर फॉरकास्टिंग करते हैं। तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लगाए जाते हैं, चाहे वे आपके वेदर स्टेशन हो, जहाँ एक लोकल लेवल पे डेटा कलेक्ट होता है, या रेन गॉज है जो रेन को नापने का, और डॉपलर वेदर रडार, डॉपलर रडार का इस्तेमाल भी किया जाता है ये रेन और इन सबको नापने के लिए। तो यहाँ पे लगभग आपका 3 लाख ग्राउंड स्टेशंस की अगर बात की गई, 3 लाख ग्राउंड स्टेशंस हैं, आइदर ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या ऑटोमेटिक रेन गॉज है। लगभग 70 वेदर रडार्स हैं आर रिक्वायर्ड फॉर रिलायबल वेदर फॉरकास्ट। तो हमें लगभग इतने की ज़रूरत है अगर हम एक अच्छा वेदर फॉरकास्ट करना चाहते हैं। कई स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी टुगेदर अगर देखा जाए तो 20,000 ग्राउंड स्टेशंस हैं, और ज़्यादातर मैनी ऑफ विच आर नॉट करेंटली यूज्ड बाय IMD, जो IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा ज़्यादातर जो यूज़ भी नहीं हो रहे हैं। नए ग्राउंड स्टेशन इंस्टॉल करना ज़रूरी है, और जो ग्राउंड स्टेशन है इनके माध्यम से जो भी आपका डेटा जनरेट होता है उस डेटा को फिर आप यूज़ करके और फिर आप एक अच्छे तरीके से फॉरकास्टिंग कर सकते हो। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर हैज़ इनिशिएटेड द विंड सिस्टम, आगे देखेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा, ठीक है, लॉन्ग टर्म और हाइपर लोकल वेदर डेटा अंडर द वाइंड्स प्रोग्राम लगभग 2 लाख ग्राउंड स्टेशंस जो हैं वो इंस्टॉल किए जाएंगे। तो प्रयास देखो, अभी प्रॉब्लम ये है कि
फॉरकास्टिंग के लिए आपको जितने स्टेशंस चाहिए जहाँ से डेटा रेन को लेके, मॉइस्चर को लेके, विंड पैटर्न को लेके जो डेटा जनरेट हो, क्योंकि एकदम ऐसे तो नहीं हम कह सकते ना कि एकदम से हम भी जस्ट से कि है ना कि आज जो है XYZ है, इस वजह से बारिश हो रही है, आज आज जो है ना, आज ऐसा है तो बारिश नहीं हो रही है। हम वी कांट कंक्लूड दैट, वी नीड अ डेटा फॉर इट टू गिव अ एक्यूरेट प्रिडिक्शन, एंड दैट डेटा हैज़ टू बी, कहाँ से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए आपके पास स्टेशंस और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसको इंक्रीज़ करने की बात आपकी की गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई विंड प्रोफाइलर्स भी रखे हैं विंड पैटर्न को स्टडी करने के लिए, कई जगह पे, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, खासतौर से विंड जो आपकी ये कोस्टल इलाके से आएंगी और वो किस तरीके से उनका नेचर है, उस बेसिस में भी काफ़ी चीज़ें कंक्लूड हो सकती हैं। इसरो की बात करें, उसने भी लाइक दे हैव ऑल्सो लाइक डिज़ाइन करेंगे और विंड प्रोफाइलर डेवलप करेंगे। विंड प्रोफाइलर बेसिकली विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो ट्रोपोस्फियर है लगभग अप टू 17 किलोमीटर, अब हमारे जो सरफेस है, सरफेस से 17 किलोमीटर तक जो है उसको नाप सकता है। द पैरामीटर एट डिफरेंट एल्टीट्यूड अप टू ट्रोपोस्फियर, द डेटा विल हेल्प इंप्रूव वेदर फॉरकास्ट एक्यूरेसी। जो है उसके बाद जो हमारे देश के अंदर ही विंड प्रोफाइलर्स आपके रहेंगे, तो जो रेडियो सॉन करके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको रिप्लेस करके हम विंड प्रोफाइलर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो कि ये सारे डेवलपमेंट्स हम वी आर टारगेटिंग, एंड वाई वी आर टारगेटिंग, बिकॉज वी वांट कि जो वेदर फॉरकास्टिंग है वो लोकलाइज्ड हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, रीजनल लेवल पे भी एक्यूरेसी हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में बारिश होगी नहीं। अब हम ये कहते हैं भारत में बारिश होगी, तो पूरे भारत में कहाँ से बारिश होगी ये तो पता होना चाहिए ना, बिकॉज देन ओनली वी कैन फ्रेम द पॉलिसी रिलेटेड विद एग्रीकल्चर और अदर थिंग, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रेन पर निर्भर करती है, फ्रॉम कल्चर टू इकोनॉमी टू कमर्शियल एस्पेक्ट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन आवर वेदर पैटर्न, रेन और इन सब पे भी चीज़ें बहुत निर्भर आपकी करती हैं। ठीक है, अगेन आई वांट टू हाईलाइट कि मैं गाड़ी में बैठ के लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और देखो अगर वीडियो कोई बन पाए, क्योंकि कोई बनाने वाला नहीं, मैं अकेले ही गाड़ी में हूँ, तो शेयर कर दूंगा आपके साथ अगर कोई मिल गया तो उसे में बैठ के पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा के और फिर आई एम रिकॉर्डिंग द सेशन, क्योंकि सेशन देना ज़रूरी है, बड़ी जिम्मेदारी भी है। आपका काम सिर्फ ये है कि आप लोग ज़रूर से सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अभी फ़िलहाल अगर आप साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो पूरा एक प्लानिंग के साथ पढ़ाई करें, दैट आई विश, और जो है राइट कंटेंट पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी है ना। और मैं भी कई सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें पॉलिटी पहले मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, स्पेक्ट्रम कंप्लीट कराऊंगा, जो यूट्यूब के अंदर ही फ्री क्लासेस आपकी होंगी। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है वो तो चलो जिन्होंने ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, है ना, वो क्लासेस आप जब भी आपका प्लान बनता है, अभी फरवरी है, मार्च, अप्रैल है, ये चलता रहेगा, तो आप क्लासेस जब भी ज्वाइन करना चाहें तो आप एक्सेस उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यही पॉइंट्स अभी जो हमने डिस्कस किया है, तो फिलहाल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इस कि जो वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम है, ये थोड़ा सा इस पर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और इसके बाद ही जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस और रडार्स हमारे पास होंगे, देन ओनली वी कैन से कि हाँ ठीक है, जो भी प्रिडिक्शन है वो आपका रहेगा। जैसे आपने कई बार ऐसे मजाक में भी कई सारे ऐसे मैसेजेस देखे होंगे कि अगर मान लो IMD ने बोला बारिश होगी, तो वो कहेंगे नहीं नहीं आज बारिश नहीं होगी, तो लोग बोले कैसे पता, बोले जो IMD बोलेगा उसका अपोजिट ही होता है। तो इस टाइप के मजाक आपने कई बार मतलब मैसेजेस जो हैं देखे होंगे। सो द सिस्टम विल ऑल्सो प्रोवाइड डाटा फॉर वाइडर एप्लीकेशन एग्रीकल्चर है। अब देखो बारिश कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, अगर बारिश कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, दैट हैज़ टू बी, आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि उसके बेसिस में ही आप क्रॉप को सिलेक्ट करते हो, व्हाट विच क्रॉप यू हैव टू ग्रो, कब हार्वेस्टिंग करनी है, हाउ यू हैव टू प्लान द एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें जो है वो आपको देखना पड़ेगा। सो वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंसर्न्स जो हैं वो भी आपको देखना है। फिर लाइक मोर देन 2 लाख ग्राउंड स्टेशंस AWS एंड ARG ये इंस्टॉल्ड आपके होंगे। दिस विल हेल्प इन इनहेंसिंग वेदर डेटा यूटिलाइजेशन एंड दस वेदर जो प्रिडिक्शन और डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी आपका हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी शो मैग्मा फ्लोज इनटू डाइक बिलो ग्रिंडविक। तो ये एक आपका ज्योग्राफी की मैपिंग का भी इसमें अच्छा टॉपिक बन जाता है। तो पहली चीज़ देखना है कि अभी फ़िलहाल के लिए पहली चीज़ तो देखना डाइक शब्द का मतलब होना चाहिए। जैसे अगर आप बाहर जियोलॉजिकल सेंस में देखो तो ये जो दिख रहा है ब्लू कलर में, दीज आर द डाइक्स, और अगर वैसे देखना है तो ये जैसे ये जो दिख रहा है दीज आर द डाइक्स, ठीक है। जैसे यहाँ से कई बार ये जो मैग्मा है ये आपका बाहर निकल आता है, ऐसे अगर देखना है तो दीज आर कॉल्ड डाइक्स, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट डू यू मीन बाय डाइक। तो कोई भी रॉक सिस्टम है जहाँ नीचे वॉल्केनो और ये सब हो रहा है प्रेजेंट है, तो ये डाइक दे हैव द ग्रेट इंपॉर्टेंस एज वेल। तो यू कैन सी हियर दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज अ डाइक, ये डाइक है। तो अभी स्टडी जो हाँ एक चीज़ और भी देखना है कि हम जिस जगह की बात कर रहे हैं दैट इज़ ग्रिंडविक। तो ग्रिंडविक बेसिकली आइसलैंड में लोकेटेड, तो मैपिंग का प्रश्न आपका बन जाता है। तो ग्रिंडविक बेसिकली है, तो जैसे ये कुछ इस प्रकार का आइसलैंड में ये पूरा का पूरा एरिया है जो कि है जिसका नाम ग्रिंडविक करके है। तो ये
जो टूरिस्ट स्पॉट भी है एक प्रकार का। तो 15 किलोमीटर लॉन्ग जो मैग्मा डाइक है ये फॉर्म हुआ है बीनीथ द ग्रिंडविक आइसलैंड। मतलब ये डाइक का फॉर्मेशन होता है, मतलब डाइक अगर बन गया तो वहाँ से मैग्मा बाहर निकल सकता है और सब सरफेस एकदम नीचे तक आपका काफ़ी आ गया है। तो डाइक फॉर्मेशन की बात करें, द मोर रिसेंट सुन्नुकुर इरप्शन दिसंबर में हुआ था, ये भी एक जगह है वहाँ पे। तो देखो होता क्या कि एकदम जैसे आप खुद देखो डाइक का मतलब क्या हो गया कि ये एकदम यहाँ पे सरफेस पे ही आ गया, जैसे जो वॉल्केनो है बहता बहता पूरा आपका ये मैग्मा इधर आ गया पूरा, इफ़ यू कैन सी ये पूरा ऐसे आ गया। अब ये पूरा इस डाइक से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से ये आपका बाहर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, ये आपका बाहर की तरफ आपका इजीली इरप्ट हो सकता है। सो दैट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कहा गया कि टेक्टोनिक जो स्ट्रेस है इट कैन ड्राइव मैग्मा इनटू द डाइक, मतलब नीचे से ऊपर डाइक में जाएगा, डाइक से सरफेस में आपका जाएगा। तो ये एक एस्पेक्ट है, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना है जो इस कंटेंट में है। पहली चीज़ तो ये देखना है कि इसमें मैपिंग का ये पार्ट देख लेना है कि ये ग्रिंडविक कहाँ लोकेटेड है। देन वी हैव टू अंडरस्टैंड डाइक का मतलब क्या होता है, रोल ऑफ डाइक इन वॉल्केनिक इरप्शन, दिस कैन ऑल्सो बी देयर। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट इज़ सुंदनुकर इरप्शन के बारे में और ये ग्रिंडविक के बारे में, ये कुछ पॉइंट्स आपको देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डीप अर्थ हाइड्रोजन रिजर्वॉयर ड्राइव्स आउट गैसिंग। अब ये भी इसमें एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपका जो है फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे बुल क्वाइस क्रोमियम माइंस कहाँ लोकेटेड है, अल्बेनिया के अंदर है। एंड डीप माइंस हैं ये एक प्रकार से, इसमें कई जो नेचुरल गैसेस हैं वो आपकी इरप्ट हुई हैं, जिसमें नेचुरल हाइड्रोजन है वो बाहर की तरफ आपका निकल रहा है। एंड हाउ द जियोलॉजिकल कंटेक्स्ट इन विच नेचुरल हाइड्रोजन सोर्सेज कैन बी फाउंड, कहाँ नेचुरल हाइड्रोजन सोर्सेज आपके मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कहाँ पे ये माइन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कंट्री। तो ये फैक्ट आप याद रखो। मैप हमेशा जैसे मान लो ये ग्रीस है, ये एजियन सी है, आयनियन सी है, तो अगर आपसे है ना ये एड्रियाटिक सी है, तो यहाँ पे देखो ये आयनियन सी, एड्रियाटिक सी और यहाँ पे अल्बेनिया है। तो यहाँ पे आप देखो एकदम कोस्टल इलाका है और यहीं पे ये माइंस लोकेटेड है। तो ये मैपिंग आपका ऐसे चीज़ें कवर हो जाती हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें। तो करंट अफेयर्स का कोर्स मैंने लॉन्च किया है 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें यही सब चीज़ें हमारा कल एक सेशन भी हुआ था, तो मैंने आपको दिया था इंट्रो किस तरीके से चीज़ें प्रोसीड करनी है। बट आप लोग को जैसे मैंने कहा कि जब भी प्लान करो, बट ये इस जो भी ये कंटेंट है कोर्स का, इसको आपको कवर ही करना है। क्लासेस तो अवेलेबल रहेंगी, जब भी आप उसको एक्सेस करोगे ना चाहोगे वो आप कर सकते हो। फिर देखो कभी भी कोई रॉक सरफेस है उसके नीचे इफ़ यू विल सी, तो यहाँ पे आपकी नेचुरल गैसेस और ये सब प्रेजेंट आपकी होती हैं, ये फिर इनका यूज़ किया जा सकता है। तो जियोलॉजिकल स्टडी के बेसिस में हम ये जान पाते हैं कहाँ नेचुरल गैस है, कहाँ हाइड्रोजन सोर्स है। जैसे मान लो अगर आप नेचुरल गैस में देखो तो इसमें मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो ये सबसे ज़्यादा मीथेन प्रेजेंट होता है नेचुरल गैस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, सीरम HPV वैक्सीन नॉन इन्फीरियर टू गर्सेल स्टडी। तो यहाँ पे थोड़े से कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए ही जानना है। HPV वायरस पर हमने काफ़ी चर्चा कर रखी है। अभी देखो कि कोई एक थी है ना, तो उसने मतलब अपने बारे में फेक फैला दिया कि डेथ हो गई, फिर बोला कि अवेयरनेस जनरेट करने के लिए ऐसा किया गया है। अब सबका अपना अपना ओपिनियन है, वो अलग चीज़ है कि ये इथिकल है या इथिकल नहीं है। लेकिन हमें ये देखना है कि HPV एक बड़ा इशू है, ख़ासतौर से गर्ल्स की बात करें, जो सर्विकल कैंसर है ये बहुत बड़ा इशू है। अवेयरनेस जनरेट करना नो डाउट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखो एक सर्वावैक वैक्सीन भी है। तो क्वाड्रीवैलेंट मतलब 3 जो उसके सब टाइप्स होते हैं इस वायरस। देखो वायरस की खास बात क्या होती है कि वायरस कई स्ट्रेन्स में रह सकता है। तो वायरस के लिए वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आज आपने एक के स्ट्रेन के लिए बनाया, कल वो दूसरे स्ट्रेन उसमें आ जाएंगे। तो ये एक रहता है। तो सब टाइप 6, 11, 16 और 18 है। तो और फिर उसके बाद एक और वैक्सीन गोडासिल वैक्सीन करके है। तो ये वैक्सीन बेसिकली जैसे ये जो सर्वावैक करके सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है और मर्क करके कंपनी है उसने ये वैक्सीन बनाई है। तो बस थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी देखो कुछ समय पहले कोरोना वायरस के केस में भी इन्होंने वैक्सीन और कंपनी के नाम को मैच करके प्रश्न बना रखा था। आई थिंक 22 या 23 के प्रीलिम्स में अगर आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आइस एज की बात करें। व्हाट लाइकली कॉज द एक्सट्रीम आइस एज मोर देन 700 मिलियन ईयर्स देखो क्यों आई। तो ये इंपॉर्टेंट मीन्स का भी प्रश्न इसमें बन सकता है, इसको हम ज्योग्राफी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली मीन्स कि आइस एज जो है आपका आया, तो ये एक्सट्रीम आइस एज मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा और बर्फ़ से ही पूरी पृथ्वी ढक गई थी। तो ये 700 मिलियन साल पहले हुआ था। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो अभी जो स्टडी है वो क्या कहती है, स्टडी जो है तो उन्होंने प्लेट टेक्टोनिक मॉडलिंग जो है आपकी की है और उस बेसिस में इन्होंने कहा है कि एक आइस एज था 700 मिलियन साल पहले। एंड इसमें जो फैक्टर इन्होंने कहा कि लो वॉल्केनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये एक फैक्टर इन्होंने हाईलाइट किया कि लो वॉल्केनिक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कैन बी द रीज़न
फॉर दिस आइस एज, और वो आइस एज का जो समय था उसे सर्टियन आइस एज बोला गया। अब मैं सब एक्सप्लेन करूँगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो पहली चीज़ आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन कि अच्छा अगर CO2 का लेवल कम है तो इससे आइस एज कैसे आ गया। दूसरा आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर्टियन आइस एज क्या होता है। आई थिंक प्लेट टेक्टोनिक तो आपको सबको पता ही है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये जो समय है, जिस समय में पूरा आइस एज 717 से लेकर 660 मिलियन साल पहले हुआ था। एंड फिर उसके बाद मतलब उस समय कई सारे मतलब उस समय उससे ये समय तब था जब डायनासोर और ये जब जानवर थे ना, उनसे पहले का भी काफ़ी पुराना समय है। एंड कैसे जो कॉन्टिनेंट का इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन एट अ टाइम, है ना, तो ये कैसे डेवलप हुआ और कैसे एक रोडीनियन सुपर कॉन्टिनेंट, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रोडीनिया करके सुपर कॉन्टिनेंट था, तो कैसे उससे छोटे कॉन्टिनेंट्स टूटे, कैसे वहाँ पे इवॉल्व हुए, ये सारी चीज़ें। अब सबसे पहले आपको देखो, सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर यूजिंग दिस टर्म कॉल्ड एज रोडीनिया। रोडीनिया क्या ये एक सुपर कॉन्टिनेंट है। सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब पृथ्वी में जैसे आज बहुत सारे हमारे ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं, तो कई सब मतलब मिलियंस ईयर्स बिफोर सब एक साथ थे, तो हम उन्हें सुपर कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो रोडीनिया या पेंजिया शब्द भी, पहले पेंजिया शब्द इसके लिए यूज़ होता था, वैलेंटाइन एंड मुरे ने 1978 में पेंजिया शब्द इसके लिए यूज़ किया था। अब इसको रोडीनिया शब्द इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली क्या है रोडीनिया? रोडीनिया इज अ सुपर कॉन्टिनेंट। जैसे अगर आप ये देखोगे ना, तो ये है। दूसरा एक शब्द जो आपके आना चाहिए माइंड में, हमने जो डिस्कस किया वो CO2। देखो CO2 का जो लेवल है, जितना CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। देखो सूरज की जो रोशनी आती है, तो सूरज की रोशनी, मान लो ये सूरज की रोशनी आई, उसके बाद अर्थ की मैक्सिमम हीटिंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होती है। इट मीन्स व्हाट कि जैसे मान लो पृथ्वी में पानी सूरज की रोशनी गई, मिट्टी ने सूरज की रोशनी ऑब्जॉर्व की, एब्जॉर्व करने के बाद सूरज की रोशनी जो ऑब्जॉर्व है उसको रेडिएट बैक करती है। जो रेडिएटेड हीट है उसको ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं होल्ड कर लेती हैं, मतलब हीट को ट्रैप कर लेती हैं, और वही फिर पृथ्वी को गर्म करती है। तो CO2 का लेवल, मतलब ग्रीन हाउस गैस का जितना अधिक लेवल होगा उतनी अधिक हीट ट्रैप होगी, उतनी अधिक गर्मी होगी। CO2 का लेवल अगर कम है तो हीट ट्रैप नहीं होगी और वो ठंडा होता चला जाएगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि बहुत ही कम CO2 लेवल होने की वजह से, क्योंकि देखो सूरज की रोशनी, सूरज तो था ही उस समय, तो सूरज की रोशनी आ रही थी, बट हीट ट्रैप ना होने की वजह से आइस एज की स्थिति जो है वो आपकी बन गई। फिर एक टर्म और आता है, दैट इज सार्टियन ग्लेशिएशन। क्या है ये? बेसिकली क्रायोजेनियन पीरियड में ये ग्लेशिएशन आपका हुआ था, और इसका समय दे रखा है, वो आप देख सकते हो। तो ये आपको बस देखना है कि मतलब इतना ग्लेशिएशन था, या पूरा पृथ्वी में बर्फ़ ही बर्फ़ जम गई थी। तो स्नोबॉल अर्थ भी शब्द हम इसके लिए कंसिडर करते हैं। लॉन्गेस्ट और मोस्ट सीवियर नोन ग्लेशिएशन जो है इसको माना जाता है। मतलब एक था ह्यूरोनियन ग्लेशिएशन, और इसके बाद इसको माना जाता है, मतलब इसके बाद फिर आपका स्टर्टियन ग्लेशिएशन जो है वो आपका आया। तो फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मालदीव विल शॉर्ट इशूज़ बायलैटरली। तो इसमें अच्छा ये थोड़ा अच्छा ठीक है, ये कोई दूसरा आर्टिकल चिपक गया इसमें। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस इज़ बेसिकली वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये दूसरा आर्टिकल इसमें लग गया है। तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड बिकॉज ये एक तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपका 1974 के अंदर आया था। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड इन राज्यसभा ऑन February 5। और इसमें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 में आपके कुछ चेंजेस और बदलाव किए गए हैं। और एक्ट जो है जो ये जो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें जो भी पॉल्यूशंस हैं उनको किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म आपका डेवलप किया गया, और इसी वजह से इसका गठन किया गया। इसी को यूज़ करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, और स्टेट पोल्यूशन बोर्ड का जो है वो गठन किया था, जिसमें मेन यही है कि जैसे अलग अलग किसी भी फैक्टर की वजह से वाटर बॉडीज़ अगर पॉल्यूट होती हैं, मान लो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, किसी वजह से, तो उस पर आपका चीज़ देखी जाती है। इसके बाद जो एक्ट है ये भी मैंडेटरी करता है, जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी रेस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड से। जब भी वो किसी फैक्ट्री और इन सब को जो है सेटअप करते हैं, उन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि जो नॉर्म्स है कि जो भी वेस्ट मटेरियल निकल सकता है जिससे वाटर बॉडीज़ आपकी अफेक्ट हो सकती हैं, तो उन नॉर्म्स में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसको कंप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये चीज़ें अच्छे से हो नहीं पाती, तभी इतनी वाटर बॉडीज़ पोल्यूटेड हो गई हैं। इंडिया पार्लियामेंट के अंदर जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल
कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 का ये जो किया गया, मेनली वाटर बॉडीज़ को रिस्टोर करने का था। और इवन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम अगर देखा जाए, उसका काम क्या है कि जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निकल जो भी डेटा है वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसको कलेक्ट करना, पॉलिसी मेकिंग करना और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। सो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बात किया जाए तो इसके पास ये पावर है कि वो टेक्निकल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सकता है, गाइड कर सकता है। फिर उसका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो यहाँ पे भी इट इज़ एक्सपेक्टेड टू एनफोर्स कंप्लायंस को, वो भी कंप्लायंस जो है वो आपका के लिए फोकस कर सकता है। वायलेटिंग द प्रोविज़न ऑफ वाटर एक्ट का मतलब हुआ कि इंडस्ट्रीज़ बंद की जा सकती है, मॉनेटरी फाइन्स की जा सकती हैं, 6 साल तक की सज़ा जो है वो की जा सकती है। बट ऐसा कोई इंस्टेंस है नहीं कि ऐसे वायलेशन के ऐसा कोई स्ट्रिक्टनेस हो, तो वो फिर करप्शन और वो भी है कि उधर से फ़ोन करा दिया, इधर से कुछ जो है मदद कर दी और उस वजह से चीज़ें पास हो जाना। तो इससे क्या है कि हमारे जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन है वाटर बॉडीज़ के अंदर वो बढ़ता गया। अब अमेंडमेंट की बात की जाए तो वाटर स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर डायरेक्टली लॉ नहीं बना सकता है वाटर मैनेजमेंट के लिए, इसलिए प्रॉब्लम्स भी इसी वजह से हुई। स्टेट लेवल में जिसका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहता है तो वहाँ से वो क्लियरेंस और ये सब ले लेते थे। सेंटर जो है लेजिस्लेशन क्रिएट कर सकता है अगर 2 या उससे ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो डिमांड करते हैं, और उन्हीं तक वो लॉ आपका सीमित रहेगा। जो अमेंडेड वर्जन है वो दोनों हाउसेस ने पास किया है, अभी वो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज़ में अप्लाई होगा। ओरिजिनल जो एक्ट 1974 में है वो 25 स्टेट्स में अप्लीकेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें जो चेंज आपका किया गया है वो जो अगर वायलेशन है जो डीम्ड माइनर, मतलब माइनर वायलेशन है, तो उसे रिप्लेस किया गया फाइन से टू अ ट्यून ऑफ 10,000 टू 15 लाख तक का फाइन हो सकता है अगर माइनर वायलेशन है। एज पर द ओरिजिनल एक्ट जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके पास परमिशन है कि वो किसी भी जो भी इंडस्ट्रीज़ है फॉर स्टेबलिंग एनी इंडस्ट्री या ट्रीटमेंट प्लांट विच कुड डिस्चार्ज सीवेज इनटू द वाटर बॉडी, सीवर और लैंड। तो वहाँ पे जो ओरिजिनल एक्ट है उसके तहत ये है कि जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, अगर मान लो किसी को इंडस्ट्री अपनी सेट करनी तो जो परमिशन है वो आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ेगा। अमेंडमेंट में जो बिल है उस पर स्पेसिफाई किया गया है कि इन कंसल्टेशन विद CPCB मे एग्जम्प्ट सर्टेन कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग सच कंसेंट। मतलब कुछ कैटेगराइज किया गया कि इन जो फैक्ट्रीज है इनको परमिशन लेने की ज़रूरत आपकी नहीं है, ये चीज़ हाईलाइट किया। ऑल्दो ये भी कहा गया कि ऑपरेटिंग और स्टैब्लिशिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट विदाउट SPCB कंसेंट कैन स्टिल लैंड यू इन जेल फॉर 6 years विद अ फाइन। ये चीज़ जरूर है, ऐसा नहीं कि बिना बताए कर दिया, विदाउट इन्फॉर्मिंग कर दिया और वाटर बॉडीज़ में पोल्यूशन जो है हम स्प्रेड करते जा रहे हैं, तो अंडर दैट कंटेक्स्ट ऑल्सो फाइन और ये सब इम्पोज कर सकते हैं। बिल में ये भी किया गया कि सेंटर जो है गाइडलाइंस इशू कर सकता है, जो गाइडलाइंस रिलेटेड कि कब आपको कंसेंट कर देना है नहीं देना है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए। इसके बाद पेनलाइज भी किया जा सकता है, मान लो कोई डिवाइस लगा गया है, वो उसका काम है कि पोल्यूशन को नापने का, आप उसको टैंपर कर दो, ख़राब कर दो, तो उसमें भी सज़ा का प्रावधान है, पेनल्टी 10,000 से 15 लाख तक आपका हो सकता है। एक्ट जो है ये भी एम्पावर करता है स्टेट्स को कि वो रूल्स फ्रेम कर सकते हैं कि जो चेयरपर्सन है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उनको कैसे सेलेक्ट किया जाए, या फिर जो गाइडलाइंस हैं जो स्टेट्स जो है फॉलो कर सकते हैं, या जो इंडस्ट्रीज़ को परमिशन देने से रिलेटेड या ऑपरेटिंग प्रोसेस को लेकर आने से रिलेटेड जो भी आपका है वो गाइडलाइंस है, तो वो गाइडलाइंस लेकर आई जा सकती है। ठीक है, तो ये कुछ अमेंडमेंट्स आपको याद रखने, ये इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स होते हैं, कभी कभी आते हैं बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई क्वेरी आप मुझे इस नंबर पे रीच कर सकते हैं। निबंध का मैं जो सैटरडे को देता हूँ वो आपको देख लेना, आप सेंड करते हैं ना, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया है, उसमें आप कोई PDF और सब कुछ अवेलेबल रहेगा। ये कोर्स मिस नहीं करना है, 24 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स मैं आपके लिए कवर करूँगा, और ये सब्जेक्ट्स स्टैटिक जो डिराइव्ड टॉपिक्स है कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो वो सारे कवर होंगे। लगभग 1000+ टॉपिक्स होंगे, प्लस 1000+ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस को दिए जाएंगे। PDF और नोट्स भी, क्लास नोट्स भी आपको अवेलेबल रहेगा। 30% ऑफ है। saurabhpande.upsc.com पे जाके, सौरभ पांडे CSC ऐप में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी CSAT की क्लासेस भी चल रही हैं, और उसके अलावा करंट अफेयर्स भी आ गया, एग्रीकल्चर ऑप्शनल का भी चल रहा है, और टेस्ट सीरीज 17वां टेस्ट आज शेड्यूल्ड है, तो इसको भी मिस नहीं करना है। टोटल आपके 50 टेस्ट हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग जो है ज़रूर से फॉलो करें और अपने कंटेंट को उसमें ऐड ऑन करते, मतलब जो कंटेंट ऐड ऑन होता है शेयर किया जाता है, तो उसको भी आप लोग अपना डाउनलोड करें और चीज़ें जो है करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर ही आप मानो कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कोई डिस्टर्बेंस हो रहा हो तो आप मुझे ज़रूर से बताएं, और क्लासेस आपकी ज़रूर से हो रही हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू। सो थैंक यू एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़रूर से लाइक करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।